तो दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो के साथ आए हैं जिसमें कि सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता में महत्वपूर्ण होगा, चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए, इसमें मिक्स क्वेश्चन है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, सभी के सभी वीवीआई हैं और बार बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इसको देख के ही जाइएगा क्योंकि बार बार रिपीट होते हैं और कन्फ्यूजन से भरा क्वेश्चन होता है। तो अब देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। और आपका जो है सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर शेयर करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से स्क्रीन पे है। कह रहा है मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ध्यान रखिएगा, मनुष्य के शरीर में पूछा जा रहा है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व पढ़ लेते हैं और नाइट्रोजन गैस मार देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा जो है ऑक्सीजन होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लकवा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ध्यान रखिएगा, लकवा रोग जो है विटामिन B7 की कमी से होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC CGL 2014 में, ठीक है। तो लकवा रोग किस विटामिन की कमी से है, तो B7 की कमी से, जिसे बायोटीन भी बोला जाता है, ठीक है, B7 बायोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। करा इनमें से कौन सा हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप हैं आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं और उनका नाम पूछा जा रहा है। करा इनमें से कौन सा हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं। ध्यान रखिएगा, ये तीनों के तीनों जो ABC हैं वो सभी के सभी आइसोटोप हैं, यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो उपरोक्त ऊपर के सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी पूछा जा चुका है NDA 16 में। कह रहा है कि परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन जो प्रक्रिया होती है, कह रहा उसके दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, बिजली बनाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बिजली बनाने के लिए परमाणु विखंडन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जबकि सूर्य में जो है परमाणु संलयन के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि बिजली बनाने के लिए परमाणु विखंडन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो जाएगा, बिजली बनाने के लिए परमाणु विखंडन प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो प्लीज़ आप जो है सब्सक्राइब कर दें और लाइक करके दोस्तों से भी जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उससे शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत VVI क्वेश्चन है, पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन की जो है देख चुके हैं कि सभी के सभी पूछा जा चुका है, वही सब क्वेश्चन हम डाले हैं। कह रहा इनमें से कौन महामारी स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। इनमें से कौन जो है महामारी भी है, स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो ध्यान रखिएगा, ये हैजा जो है वो एक महामारी भी है और स्थानिक बीमारी है। हैजा नॉर्मली भी होता है और महामारी का भी रूप ले लेता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, हैजा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है रेजिन क्या है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिन क्या है, ठीक है। तो रेजिन जो है एक मैलवेयर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मालवेयर। रेजिन क्या है, तो मालवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए पूछा जा चुका है। कह रहा है सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तन का एक हिस्सा है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा अणु जो है मानव शरीर का कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा गुणसूत्र 1, क्रोमोजोम 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा अणु जो है मानव शरीर का एक हिस्सा है वह क्या है, गुणसूत्र 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। ये चमगादड़ वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा चुके हैं। कहा चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा, किससे सहायता प्राप्त होती है, तो ध्यान रखिएगा
अल्ट्रासोनिक वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव ये छोड़ते हैं और रिटर्न होके जो है उसका पता लगा लेते हैं और उस दिशा में ही उड़ते हैं जहाँ से ये रिटर्न की उन जो है रिटर्न अल्ट्रासोनिक वेव नहीं मिलती है, उधर ही उड़ते हैं और इस प्रकार से ये कहीं टकराते भी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। यह बहुत कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन है, बार बार स्टूडेंट्स गलती करते हैं। कह रहा जल में अस्थायी कठोरता के कारण, तो जल में जो है अस्थायी कठोरता के कारण जो है कैल्शियम क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो गया। अस्थायी कठोरता जो होती है वह कैल्शियम क्लोराइड के कारण होती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। जो केतली होता है जिसमें कि चाय भी बनाई जाती है, कह रहा है केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है। तो ध्यान रखिएगा, केतली में जो चाय गर्म होती है वह संवहन का, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, संवहन का उदाहरण है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है संवहन का। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट चालन मार देते हैं जबकि ये गलत है, चालन नहीं होगा, संवहन विधि से गर्म होता है। आंसर नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। क्वेश्चंस बहुत इजी लगते होंगे लेकिन एग्जाम में जो है ना ये कन्फ्यूजन भरा होता है और गलती यहीं पे करते हैं हम लोग। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, ठीक है। सबसे हल्की कौन होती है, लिथियम। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन पूछे, देखिए ये कह रहा है BSSC CGL 2014 में पूछा गया है। कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिक किस गुणों के कारण भिन्न होते हैं। किसी तत्व के जो समस्थानिक होते हैं वह किस कारण से भिन्न होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण जो है वह उसके समस्थानिक के गुण भिन्न हो जाते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण जो है उसके गुण भिन्न हो जाते हैं। किसके, तो समस्थानिक के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या, जस्ट मैं पिछले जो है क्वेश्चन में बताया हूँ कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो 3 समस्थानिक होते हैं और तीनों का नाम भी था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है। दूसरा जो है क्वेश्चन है उसी में जो है आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं, नीचे सही विकल्प को चुनें। जो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक होते हैं उस विकल्प को चुनना है कि वह कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के जो रेडियो सक्रिय समस्थानिक हैं उसका क्या नाम है, ट्राइटियम है। तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केमिस्ट्री से संबंधित कर रहा है C17Cl35 और फिर 17Cl37 क्या है। ध्यान रखिएगा, ये जो है पूछा जा रहा है केमिस्ट्री से कि ये समस्थानिक है, समावयवी है, समाकृति है या संभारिक है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है समस्थानिक हैं, ठीक है, समस्थानिक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, समस्थानिक का क्या परिभाषा है आपको पता होगा कि क्या है, आप लोग कमेंट कीजिए। प्रोटॉन की संख्या समान और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है तो क्या होती है, समस्थानिक होती है। और प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है तो संभारिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, समस्थानिक पूछा जा रहा है तो प्रोटॉन की संख्या समान है, तो देख सकते हैं 17-17, तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ध्यान रखिए, अब हिस्ट्री के क्वेश्चंस आ गए हैं। कह रहा है अशोक के जो शिलालेख थे उसमें कौन सा भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, उसका जो प्रयोग किया गया था भाषा वह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, प्राकृत भाषा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए BPSC 2013 में पूछा गया है, जरूरी नहीं है कि ये BPSC में पूछा गया है तो BPSC में ही पूछेगा, बिहार पुलिस में भी पूछा जा सकता है
यानी किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन के लेवल वैसे नहीं रहे हैं, और क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है और बार बार पूछे जा चुके हैं और इसलिए बार बार भी पूछे जाएंगे। बहुत VVI क्वेश्चन है। कह रहा है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं। तो ध्यान रखिएगा, अशोक के जो अधिकांश अभिलेख और भाषा की जो लिपि है वह कौन से हैं। तो ध्यान रखिएगा, प्राकृत और ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। प्राकृत और ब्राह्मी भाषा में जो है उसके अभिलेख हैं और उसकी लिपि भी है। किसके, तो अशोक के। चलिए आंसर नंबर ए हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किस मुगल शासक ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। निसार नामक सिक्के का जो प्रचलन है वह किसके द्वारा किया गया था। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जहांगीर के द्वारा। जहांगीर ने निसार नामक सिक्के का प्रचलन किया था। ठीक है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सभी के सभी VVI क्वेश्चन हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और दोस्तों को भी शेयर करें। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सभी के सभी बार बार पूछे जा चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है, किस मुगल शासक ने कहा था। बहुत VVI क्वेश्चन है। देखिए ये पूछा जा चुका है। कह रहा है कि जो चित्रकला का शत्रु है वह मेरा शत्रु है और किस मुगल शासक ने कहा था। ध्यान रखिएगा, ये जहांगीर ने ही कहा था और जहांगीर खुद कलाकार था और उन्होंने कहा कि जो चित्रकला का जो है चित्रकला का मतलब विरोध करता है यानी उसका शत्रु है, वह क्या है, मेरा भी शत्रु है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया जहांगीर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी, जहांगीर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ये मिक्स क्वेश्चन है इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ, तो आप लोग करंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो भी देख सकते हैं जो कि पूरे डिटेल से बताते हैं। और जो है इसके लिए आप पूरे मेरे चैनल पे जाके आप वहाँ से प्लेलिस्ट में देख सकते हैं करंट अफेयर्स का। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है किस मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। ठीक है, किस मुगल काल में यानी मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसको सूरत को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि उस समय जो भी मक्का जाते थे वह सूरत से ही जाते थे, इसलिए बाबुल मक्का कहा जाता है मुगल काल में। ठीक है, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस पहली बार पित्रादुरा कला तथा पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था। ये पित्रादुरा होता है। पित्रादुरा जो है वह एक पत्थर पे कलाकृति की जाती है, उसे ही पित्रादुरा कहा जाता है। तो पहली बार पूछा जा रहा है कि पहली बार पित्रादुरा कला तथा पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किस मकबरे में किया गया था। देखिए SSC CGL 2006 में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका अहमदुद्दौला का मकबरा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी उसे पित्रादुरा कला का जो है सफ़ेद संगमरमर पे नक्काशी करके बनवाया गया था मकबरे को। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, एतमदुद्दौला का मकबरा। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि वैदिक काल में बहु विवाह की प्रथा थी। तो वैदिक काल में जो है बहु विवाह की प्रथा थी, किस वर्ग में होती थी बहु विवाह, यानी एक से अधिक शादियाँ होती थी। तो ध्यान रखिएगा, केवल राजवंशों में होती थी। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। राजवंश के जो भी राजा हुआ करते थे वो बहुत सारे शादी विवाह किया करते थे, बाकी सभी नहीं करते थे। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा केवल राजवंशों में ही प्रचलित प्रथा थी वैदिक काल में। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया। ध्यान रखिएगा, भारत में जो है सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जो है ईस्वी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी अगर 100 क्वेश्चन का आपका क्वेश्चन है तो कम से कम 4-5 क्वेश्चन जो है ईस्वी से पूछा ही जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ईस्वी का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो सती प्रथा जो है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, 1829 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भक्ति आंदोलन का
आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का जो आदि पुरुष कहा जाता है वो शंकराचार्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, शंकराचार्य को भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनके द्वारा लिखी गई आत्मकथा का क्या नाम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा विंग्स ऑफ फायर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जा चुका है। आंसर क्या हो जाएगा? विंग्स ऑफ फायर जो है अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम है, यानी पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला कौन था, यानी विरोध करने वाला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें अकबर। अकबर जो है सती प्रथा का विरोध किया था और जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो है विरोध नहीं किया था और अकबर जो है बहुत ज़्यादा विरोध किया था, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो है अकबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रथम मुगल राजपूत विवाह हुआ था, यानी मुगल और राजपूत के बीच विवाह जो हुआ था प्रथम बार कब हुआ था, यानी कितने ईस्वी में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1562 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1562 ईस्वी में जो है मुगल के राजा जो अकबर थे और राजपूतों के बीच शादी विवाह का रिश्ता हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी, जिसमें कि मुगल और राजपूत के बीच शादियाँ हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया 1562। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए ईस्वी से ही है। कह रहा है बाबर की मृत्यु कब हुई? तो ध्यान रखिएगा बाबर की मृत्यु जो है वह कब हुई थी? ध्यान रखिएगा आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी में, यानी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखिएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बाबर के पिताजी का, बाबर के जो है पिताजी कौन थे? तो बाबर के जो पिताजी थे वो क्या बोलते हैं, अफगान और जो यूती जनजाति के थे उन्होंने उनके बीच शादी हुई थी। तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में, कब? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी के। बाबर के पुत्र का नाम क्या था? तो हुमायूं। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई और फिर 1530 ईस्वी में ही हुमायूं ने गद्दी पे बैठा था। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1530 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर कौन बैठा? ध्यान रखिएगा मुगल काल में जहांगीर के बाद सिंहासन पर जो है कौन बैठा? तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा शाहजहां। जहांगीर के बाद कौन बैठा? शाहजहां बैठा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पहले आया बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्रम चलता है। तो पहले कौन था? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। शाहजहां जो है जहांगीर के बाद सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है किस मुगल बादशाह ने अपने पुत्र का नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे रखा? तो ध्यान रखिएगा शेख सलीम चिश्ती जो है उनको बहुत मानते थे वो, और उसी के नाम पे अपने पुत्र का भी नाम रख दिया है। देखिए एसएससी एमटीएस में पूछा भी जा चुका है। आंसर हो जाएगा इसका अकबर। ठीक है, अकबर के जो पुत्र थे उसे सलीम भी कहा जाता था, यानी अपने जो गुरु थे उनके शेख सलीम चिश्ती उसके नाम पे भी रख दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? अकबर अपने पिता का पुत्र का नाम सलीम के नाम से अपने पुत्र का नाम रख दिया था, यानी अपने गुरु के नाम पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भाभी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु निम्न में किसे माना जाता है? तो भाभी उत्तर भारतीय पंथों का जो आध्यात्मिक गुरु है उसे कबीर दास को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कबीर दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, तो लंबा हो जाएगा, थोड़ा तेज़ी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं? यानी सबसे अधिक सिक्के किस काल में मिले हैं, यानी उस समय ज़्यादा छपे होंगे तभी तो मिले हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका गुप्त काल। सबसे अधिक जो है सिक्के गुप्त काल मिले हैं। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गुप्त काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया? बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है।
सभी के सभी पूछा जा चुका है, जरूरी नहीं है लिखा होना चाहिए। तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत लाए हैं वो रामानंद के द्वारा लाए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामानंद, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सूफी संतों में से जो लोग शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें कहा जाता था, जो सूफी संत थे वो शिक्षा ग्रहण करते थे उसे मुरीद कहा जाता था। ठीक है, जो शिक्षा ग्रहण करेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, तो मुरीद। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सन 1601 ईस्वी में किस शासक ने खान देश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो ध्यान रखिएगा 1601 में खान देश को जो मिलाने वाला शासक था वो कौन था, तो अकबर था, क्योंकि 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी। ठीक है, और अकबर के जो बेटे थे उन्होंने 1605 के बाद ही गद्दी पे बैठा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, तो 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, तो अकबर ही था उस समय, और अकबर ने ही क्या किया, अपने साम्राज्य में खान देश को मिला लिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करा कि 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की। 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको पता होगा। तो विजय स्तंभ की जो स्थापना की थी वह राणा कुंभा के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में विजय स्तंभ की स्थापना की। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को क्या कहा जाता था। देखिए बीपीएससी 2001 में पूछा गया है कि सल्तनत काल में बारूद की सहायता से जो गोला फेंका जाता था उससे क्या कहा जाता था, उस मशीन को, गोला फेंकने वाली मशीन को। तो ध्यान रखिएगा, उसको कहा जाता था मंगलिक और अर्राद। ऑप्शन नंबर डी, मंगलिक और अर्राद कहा जाता था, जो बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन थी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, मंगलिक और अर्राद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं, बहुत वीवीआई क्वेश्चन लिया गया है और आपको जो है एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अजंता की गुफाएं कहाँ हैं। ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाएं जो है वह महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। ठीक है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर क्या जो है, सी हो जाएगा। यह मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर के रेंज में है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला दूसरा व्यक्ति कौन है। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा की सतह पे उतरने वाला पहला देश कौन है, तो आपको पता होगा अमेरिका है। तो दूसरा व्यक्ति पूछा जा रहा है, आपको पता होगा कि पहला व्यक्ति कौन है और दूसरा व्यक्ति कौन है। तो पहला व्यक्ति का तो नाम है नील आर्मस्ट्रांग, इन्होंने फर्स्ट बार जो है चांद पे पैर रखा था, यानी कदम रखा था। लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन है, तो दूसरा व्यक्ति है एडविन एल्ड्रिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, जो कि सही है कि दूसरे व्यक्ति थे इन्होंने जो कि चांद पे कदम रखा था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं वो पाणिनि हैं। अष्टाध्यायी ग्रंथ है जो कि एक संस्कृत भाषा का है और इनका लेखक कौन थे, तो पाणिनि थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि करेंट अफेयर्स का भी वीडियो हमारे चैनल पे बहुत सारे हैं, आप उसे देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि करेंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी देख सकते हैं 20, 25, 30 क्वेश्चन पूछता है, दरोगा भी 25 क्वेश्चन के आसपास पूछता है, और बिहार पुलिस भी कम से कम तो 8 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, चाहे 1 साल का ही क्यों नहीं पूछें। और बिहार में हमेशा ही 1 साल बैक तक का भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है और बैक तक का करंट अफेयर्स आप एक बार जरूर देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं, कह रहा है उसकी नियुक्ति कौन करता है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। देखिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आता है बार बार। तो देखिए नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि संविधान से ही है, कह रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे यानी अनुशंसा पे शामिल किया गया था मूल कर्तव्यों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, ध्यान रखिएगा, रूस से लिया गया था, सोवियत संघ रूस से। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया था, जबकि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया था, तो रूस से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारतीय संघ शक्ति यानी भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है। भारतीय संघ की शक्ति जो है वह किस में निहित है, तो ध्यान रखिएगा वह राष्ट्रपति में निहित होती है। आंसर नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। भारत के संघ की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राष्ट्रपति ही देश के प्रधान होते हैं यानी प्रथम नागरिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितना है। ध्यान रखिएगा, संविधान में जो भारतीय नागरिक होते हैं उसके मूल कर्तव्य की संख्या कितना है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा बी, 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि हर एक भारतीय को निभाना है। आंसर नंबर इसका करेक्ट हो गया बी, यानी 11 मूल कर्तव्य हैं भारत में। ठीक है, संविधान में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था वह कब अपनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था, किसके द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा। पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किसके द्वारा अपनाया गया था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, यानी बहुत सारे ऑप्शन दे सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा संविधान सभा के द्वारा ही अपनाया गया था। आंसर नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि संविधान का अनुच्छेद 1 to 3 यानी 123 किससे संबंधित है। तो 123 जो है अनुच्छेद वह किससे संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा राष्ट्रपति के अध्यादेश से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति अध्यादेश लाती है तो उसी से संबंधित अनुच्छेद 123 है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,